हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत करके स्कीम निकाली है, जिसमें उन्होंने एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस किया और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने का आश्वासन दिया है कि एमएसएमईज में जो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू एमएसएमई, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है जिसको डील करती है। 2006 से ये इंडिया में ऑपरेटिव है। अब हमको ये जानना है कि एमएसएमई किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और स्पेशली किसी भी देश के बारे में हम अभी चर्चा करने की कंडीशन में नहीं है। अभी हमें चर्चा करना है कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए एमएसएमई महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आपको बताऊं कि एमएसएमई जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ये केवल इंडिया की इकोनॉमी में 45% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, मतलब इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसका 45% जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है वो अकेले एमएसएमई है। मतलब 100 एम्प्लॉयज में से, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज में से 45 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज एमएसएमई के होते हैं। तो एक तो हो गया कि ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है। दूसरा, इंडिया का 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई के थ्रू होता है। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और इंडिया का 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई के थ्रू होता है। यानी कि अगर हम माने 100 रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें से 50 रुपए का एक्सपोर्ट जो करती है वो हमारी एमएसएमई है। तीसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 95% ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंडिया में इंडस्ट्रीज, हम जानते हैं इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, अधिकतर चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सर्विस सेक्टर ज्यादा फैला हुआ है इंडिया में, लेकिन जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसका 95% एरिया या उसकी कवरेज एमएसएमई की है। अगर 100 रुपए की इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सेल है तो उसमें से ये मानिए, अगर 100 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं तो उसमें से ये मानिए कि 95 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। और 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 6000 से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट्स एमएसएमई क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो एमएसएमई इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर इतनी सारी चीजें एमएसएमई इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एमएसएमईज पे फोकस नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पाएगी। और ये केवल इंडिया में ही नहीं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अपने डेवलपमेंट का एक जो उन्होंने माइलस्टोन तय कर रखा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनको अपने एमएसएमईज पर फोकस करना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो ग्रोथ रेट होगा वो इन कंपैरिजन टू जो कंट्री एमएसएमई पे फोकस कर रहे हैं उनसे बहुत ही कम होगा। अब एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई की एक अलग ही मिनिस्ट्री बना रखी है। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये एमएसएमई कहाँ है, किस तरीके से एमएसएमई है। तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो स्टार्ट करता है बिजनेस, अगर वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है तो वो ऑलरेडी एमएसएमई है। अब आप अगर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है अभी कि आप तभी एमएसएमई होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो प्रोवाइड किए गए हैं वो मिल जाते हैं। जैसे आपको क्रेडिट फैसिलिटी इजी मिल जाएगी, आपको गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल जाएगी, आपको बहुत सारे टैक्स रिबेट्स मिल जाएंगे। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एक कैलकुलेशन होती है इनकम टैक्स में, उसका भी कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट आपको 10 साल की जगह 15 साल मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको टैक्स ट्रीटमेंट में कुछ रिबेट्स मिलेंगी, और
आपको अगर इमरजेंसी क्रेडिट फंड की ज़रूरत है या फिर आपने अपना प्रोजेक्ट अच्छा एक प्रिपेयर करा है कि आप इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आप इंडिया की इकोनॉमी को और बूस्ट कर रहे हो, तो आपको ईजिली फैसिलिटी मिलती है बैंक से, फाइनेंशियल सेक्टर से, NBFC से, है ना। तो ये MSME में रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा होता है। अब MSME आप कब तक हैं, आप कब तक MSME में M मतलब माइक्रो यूनिट है, आप कब तक S मतलब स्मॉल यूनिट है, आप फिर से M है, MSM, फिर से M मतलब फिर से एक M का मतलब है माइक्रो और एक M का मतलब है मीडियम। तो आप कब माइक्रो, कब स्मॉल और कब मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इसका एक बेंचमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है। अभी इसको रिसेंटली चेंज किया गया है। हम पहले वो देखते हैं कि वो जो चेंजेस आए हैं वो क्या हैं, कि अब आप MSME में कब तक कवर्ड है। एक सेकेंड, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, अभी तक एग्जिस्टिंग क्या था, एग्जिस्टिंग ये है कि एग्जिस्टिंग MSME क्लासिफिकेशन क्या है कि माइक्रो यूनिट आप कब तक हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम है, मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में, 25 लाख रुपए से कम आपकी प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, तो और आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैं, तो आप एक माइक्रो MSME माने जाएंगे। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा तो है, लेकिन 5 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, मतलब जो आप अपना बिजनेस करने के लिए वहाँ पे प्लांट या मशीनरी लगा रहे हो वो 25 करोड़ से कम है, तो आप स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री माने जाओगे। और इसके ऊपर होता है मीडियम। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो आप मीडियम स्केल की इंटरप्राइजेस माने जाओगे। ये मैन्युफैक्चरर्स की बात हो गई। अब सर्विस इंटरप्राइजेस, सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो केवल 3 तरीके से कर सकता है। या तो वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। दूसरा, वो एक ट्रेडर हो सकता है, यानी कि कहीं से खरीदता है और किसी को बेचता है, किसी से खरीद रहा है और किसी को बेच रहा है, ऐसे लोगों को ट्रेडर कहते हैं। या तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है। हमने 3 चीज डिस्कस की, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा व्यापार वर्ग में और कोई चौथा कोई अलग क्लास नहीं है व्यापार करने का। पहला मैन्युफैक्चरर, जो चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। दूसरा ट्रेडर, जो सामान को एक आदमी से खरीद के दूसरे आदमी को बेचता है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ट्रेडर। और तीसरा सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हम अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में आऊंगा, है ना। तो अब MSME केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को कवर करता है, ट्रेडर को कवर नहीं करता है। ट्रेडर को कवर नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि जो लोग केवल सामान खरीद के बेचते हैं वो लोग MSME का कोई फायदा नहीं ले सकते, केवल जो इनोवेटिव थॉट्स के लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, आपका स्वागत है। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके पास कोई स्किल है, आप उससे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो, आपका स्वागत है MSME में। तो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को MSME की बेनिफिट्स या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो यहाँ पे भी इसीलिए कि आप मैन्युफैक्चरर कब MSME में आ रहा है या सर्विस प्रोवाइडर कब MSME में आ रहा है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 3 क्लास होते हैं। सबसे निचला क्या है, माइक्रो, उसके ऊपर क्या है स्मॉल, उसके ऊपर क्या है मीडियम। तो माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का स्मॉल में 5 करोड़ से कम होनी चाहिए, मीडियम में 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर का इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्मॉल के लिए 2 करोड़ से कम होना चाहिए और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ये पुरानी परिभाषा थी, अब इस परिभाषा को चेंज कर दिया गया है। अब इस परिभाषा को चेंज किया गया है और इस परिभाषा को चेंज करने का इनका केवल इंटेंशन इतना है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरप्राइजेस को इस MSME में क्या करें, कवर करें। MSME में कवर करेंगे तो लोगों को फैसिलिटीज हम ज्यादा प्रोवाइड करा पाएंगे। लोगों को फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करा पाएंगे तो लोग क्या होंगे, लोगों को लाभ ही दिखता है। केवल आदमी कोई भी व्यापार स्टार्ट करना चाहे तो उसको सबसे पहले वो लाभ पे फोकस करता है कि हमें कितना लाभ होना है या हमें कितना असिस्टेंस मिल रहा है, किससे कि हम इजिली इसमें एंटर करें और सक्सेसफुल हों। तो अब आप पहले तो ये जान लीजिए कि जो अभी तक इन्होंने पहले
मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर में डिफरेंस कर रखा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। अब सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, दोनों एक ही में कवर हो रहे हैं। बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने। अब माइक्रो कब है, स्मॉल कब है और मीडियम कब है, एक ही क्राइटेरिया है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स पे भी लगेगा और मैन्युफैक्चरर्स पे भी लगेगा। और साथ ही साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो रखा ही रखा है, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में जो करते हैं वो, और इन्होंने टर्नओवर पे भी फोकस किया है ना। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए। सबसे पहले माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 5, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम, तब जाकर के आप माइक्रो इंटरप्राइज कहलाओगे। स्मॉल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, तब आप स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाओगे। मीडियम के लिए आपका टर्नओवर, आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या 10 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका 20 करोड़ से कम है। साथ ही साथ टर्नओवर आपका 50 करोड़ या 50 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है, तब आप मीडियम स्केल के इंटरप्राइजेस कहला पाओगे। यानी कि अगर हम देखें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होना चाहिए एमएसएमई में कवर होने के लिए, और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए, है ना। 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आप एमएसएमई इंडस्ट्री में कवर होते हो अंडर मीडियम इंडस्ट्री। ठीक, तो अब हमने डेफिनेशन देख ली कि डेफिनेशन क्या चेंजेस इन्होंने लाए हैं, पहले क्या था अब क्या था, और इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। देखिए पहले ये लिमिट्स कम थी, पहले 10 करोड़ और 5 करोड़ ही मैक्सिमम था, लेकिन अब ये 20 करोड़ हो गया इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर 100 करोड़ तक। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में क्या होंगे, कवर होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में कवर होंगे तो उनको सहायता ज्यादा मिलेगी, ज्यादा लोगों को हम सहायता दे पाएंगे एमएसएमई के थ्रू, और ज्यादा लोगों को सहायता देंगे तो हमारी इकोनॉमी इंजेक्टेड होगी, उसमें इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन कैसा इंजेक्शन लगेगा, डेवलपमेंट का इंजेक्शन लगेगा। डेवलपमेंट का इंजेक्शन लगेगा तो इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ेगा। ओवरव्यू था ये एक। अब आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम जो इनकी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये बेसिकली ये स्कीम नहीं है, ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसको इन्होंने अभी करा है, और इसको जो वेरियस लॉज एंड रूल्स जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, चेंजेस इस बहुत जल्दी इसमें आने वाले हैं। तो अब इन्होंने एमएसएमई को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि एमएसएमई को इन्होंने क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना बोल रही है कि 20 लाख करोड़ का असिस्टेंस दे रही है इकोनॉमी को, तो वो क्या है। तो हम सिर्फ एमएसएमई के बारे में आज बात करेंगे आगे, और जो बिजनेस से रिलेटेड इन्होंने लोगों को फैसिलिटीज या सुविधा प्रोवाइड कराई है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बेसिकली एमएसएमई पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला, अच्छा इन्होंने एमएसएमई को 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी स्टैंडर्ड कर दी, दूसरी कैटेगरी स्ट्रेस्ड या फिर एनपीए एसएमई को कर दिया, तीसरी कैटेगरी वाइबल या फिर इनोवेटिव एमएसएमई। वाइबल या फिर इनोवेटिव एमएसएमई का मतलब ये हुआ कि ऐसे एमएसएमई जिनके बिजनेस का फ्यूचर बहुत वास्ट लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या फिर वो ऐसे बिजनेस में है जो आने वाले समय में बहुत इनहेंस करने वाला है, तो ऐसी तीसरी कैटेगरी कर दी, तीसरी कैटेगरी की एमएसएमई। वाइबल या इनोवेटिव जो एमएसएमई है वो तीसरी कैटेगरी की एमएसएमई इन्होंने कर दी। अब इन तीनों को इन्होंने अलग अलग तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। पहले हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एमएसएमई जो नॉर्मल हर एमएसएमई जिसमें कवर होती है, इन्होंने ये देखिए 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन प्रोवाइड किया है, बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। अब यहाँ पे देखिए जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड स्पेसिफिकली नहीं है उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं, प्लस जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं उनको उनका प्रायोरिटी क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा।
ये स्टैंडर्ड एमएसएमई को प्रोवाइडेड है। 3 लाख करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन। अब इसमें क्या है, अब देखिए अभी ये जो कोविड-19 कोरोना आया, इसमें क्या हुआ कि जो एमएसएमई अपना बिजनेस करते हैं उनकी सेल नहीं हो पा रही है, उनके पास फंड्स नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो क्या हो रहा है कि उससे वो अपना रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पा रहे, मतलब अपना वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है खून। अगर खून का संचार हर अंग में सही तरीके से नहीं होता है तो वो अंग उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। इसी तरीके से बिजनेस का ब्लड जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होती है। अगर वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस के पास नहीं है तो वो अपना बिजनेस सुचारू रूप से नहीं चला सकता। तो ये जो इन्होंने ये 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया है, ये कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल को इंजेक्ट करने के लिए दिया है। इससे एमएसएमई जो बैडली स्टक हैं कोविड-19 के अटैक से, उनको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब इसमें देखिए हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और एलोबरेट करते जाएंगे। बिजनेस एमएसएमई हैव बीन बैडली हिट ड्यू टू कोविड-19, नीड एडिशनल फंडिंग टू मीट ऑपरेशनल लायबिलिटीज बिल्ड अप बाय रॉ मटेरियल एंड रीस्टार्ट बिजनेस। मतलब रॉ मटेरियल और बिजनेस को फिर से जो एक बार बंद हो चुका है उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए ये 3 लाख करोड़ रुपए इनको दिए जा रहे हैं। अब ये दिए कैसे जा रहे हैं, अनाउंसमेंट तो हो गई, अब ये मिलने कैसे हैं, सबसे मेन ये है हमको जानना। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बना रही है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बना रही है किसके लिए, बिजनेस और एमएसएमईज के लिए। इसमें क्या होगा कि बैंक्स और एनबीएफसीज जो होंगे, वो जो एमएसएमईज होंगी उनको कोलेट्रल मतलब जो एक मैं बताता हूँ आपको कोलेट्रल का मतलब क्या होता है। कोलेट्रल का मतलब आप जब कहीं लोन लेने जाते हो या कोई आपको उधार देता है तो वो आपसे, जाहिर सी बात है कि गारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जानना चाहता है, इनकेस अगर आप लोन वापस नहीं कर पाओगे तो उस सिचुएशन में जिसने आपको लोन दिया है वो क्या करेगा। तो आप या तो एक प्रॉपर्टी वहां पे देते हो, उसके कागजात देते हो कि ये प्रॉपर्टी अगर इन केस में नहीं दे पाया, आपका लोन रीपे नहीं कर पाया, तो आप इसको बेच करके ये लोन का पैसा रिकवर कर लेना। या अगर आप जॉब में होते हो तो वो आपकी वहां से डिटेल रिसीव कर लेता है कि हाँ ठीक है आपकी जॉब है तो आप हमें अपना लोन का रिपेमेंट करने में सक्षम हो। ठीक है, तो कोलेट्रल वो प्रॉपर्टी है जो आप वहां पे रख रहे हो उसके पास, कि अगर इन केस मैं लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाया तो आप इसको बेच करके पैसा, अपने जो लोन का बचा हुआ पैसा है, बचे हुए लोन के पैसे को आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहते हैं। अभी आगे आएगा तो इसीलिए मैं भी क्लियर कर दे रहा हूं कि जो बचा हुआ लोन का अमाउंट होता है जो भी आपको देना है उसको आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट बोलते हैं। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी फ्री लोन यहाँ पे मिल रहे हैं एमएसएमईज को, यानी कि कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज को जो बैंक या एनबीएफसी उनको लोन देने वाली है उसके पास ले जाके नहीं रखना है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस लोन की गारंटी प्रोवाइड कर रही है किसको, बैंक्स और एनबीएफसीज को, कि आप एमएसएमईज को लोन दो, हम आपको क्या करेंगे उसकी गारंटी दे रहे हैं कि अगर इन केस ये इस लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। अच्छा, ये कितना है मैक्सिमम और इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं ये भी जानना जरूरी है। ये देखिए, बोरोवर कौन हो सकते हैं, 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन हो और 100 करोड़ टर्नओवर हो उस एमएसएमई का। यानी कि ये लोन या क्रेडिट लाइन फैसिलिटी किसको मिल रही है, जिसका 25 करोड़ तक का ही अब ऐसा नहीं है कि आपका 1000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन बचा हुआ है तो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, ना 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 ना। आपको सिर्फ अगर आपका 25 करोड़ रुपए तक का आउटस्टैंडिंग लोन है और आपका टर्नओवर, एक कंडीशन और है कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। और ये किस डेट को देखा जा रहा है, ये किस डेट को देखा जा रहा है कि आपका 25 करोड़ का लोन होना चाहिए और 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ये डेट है 29 फरवरी 2020। यानी कि अगर 29 फरवरी 2020 को कोई एमएसएमई है जिसका लोन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है, तब वो एलिजिबल है ये फैसिलिटी लेने के लिए। और अब इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है कि 25 करोड़ का 20%, 25 करोड़ का 20% कितना हो गया, 5 करोड़ रुपए। ये हर एमएसएमई को देना है गवर्नमेंट को। तो अब 25 करोड़ हर एमएसएमई का तो वो नहीं हैंडल कर सकती है गवर्नमेंट,
उसके पास भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको भी अपने पैसे देखने पड़ते हैं, हमारे पास कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो 25 करोड़ का मैक्सिमम 20%, यानी कि 25 करोड़ का 20% कितना आ गया, 5 करोड़। तो अगर हम मोटे शब्दों में बात करें, इतना टेक्निकल ना जाएं, तो मोटी मोटी बात यह है कि एक एमएसएमई को गवर्नमेंट मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए फ्री कोलेट्रल लोन की गारंटी देने को तैयार है। यानी कि एक एमएसएमई के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया वो कितने करोड़ रुपए का किया है, 5 करोड़ रुपए का किया हुआ है मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकता है। अच्छा, अब ये किस तरीके से इन लोगों को लोन मिलने वाला है जो बैंक और एनबीएफसी देंगी? ये मैक्सिमम 4 साल का लोन होगा, जिसमें 1 साल तक आपको प्रिंसिपल का कोई भी पेमेंट करने का नहीं मतलब मोरेटेरियम है 1 साल का, 12 मंथ का। यानी कि 1 साल तक अगर आप प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना बिजनेस करिए। ये जो लोन आपको मिला है, कोई आप एनपीए नहीं कवर किए जाओगे, 12 महीने के बाद आप प्रिंसिपल का पेमेंट करना चालू करो। 4 साल रुपए तक जो है 4 साल रुपए बोल रहा हूँ, 4 साल तक का ये लोन आपका है। अब इंटरेस्ट टू बी कैप्ड है, मतलब ये जो लोन आपको दिया जा रहा है इसका इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई है, कोई कैप्ड है। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने कि कितना है, लेकिन इंटरेस्ट कैप्ड है, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट होगी। जो वैसे भी एमएसएमई को जो लोन मिलते हैं वो बहुत महंगे नहीं, 1-1.5% के हिसाब से मिलते हैं। तो सोच लीजिए ये भी कैप कर दिया है, तो मेरे ख्याल से कहीं ये आधे % पे ना आ जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है कि इंटरेस्ट को कैप कर दिया गया है। और ये 100% जो ये गारंटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है बैंक और एनबीएफसी को, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे भी। मतलब अगर इन केस ये एनबीएफसी लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर गारंटर के रूप में आकर के बैंक और एनबीएफसी का जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बचा है उसका रिपेमेंट करके उनको भी खतरे से बाहर निकालेगी। स्कीम आप अवेल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। कोई गारंटी फीस या कोलेट्रल, एडिशनल कोलेट्रल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है इस स्कीम में। तो ये 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन इन्होंने बनाया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट का ऐसा अंदाजा है कि 45 लाख यूनिट कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब्स। 45 करोड़ यूनिट्स जो हैं वो बिजनेस एक्टिविटी को फिर से रिस्टार्ट कर पाएंगी, और जो जॉब, जो कि हमने भी बात की थी कि 45% एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में कौन देता है, एमएसएमई, तो वो जॉब भी क्या कर पाएंगी, सिक्योर कर पाएंगी। और अगर हम जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वहां यहाँ पर वो देखें तो आने वाले समय में ये जो 45% है जॉब प्रोवाइडर एमएसएमई इंडस्ट्रीज में, ये 60% कब हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने एमएसएमई के कवरेज को बढ़ा दिया है डेफिनेशन चेंज करके। अब ये स्टैंडर्ड कैटेगरी के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। अगला 20,000 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ जो इन्होंने दिए उसमें से मेजर पोर्शन 3 लाख करोड़ तो स्टैंडर्ड एमएसएमई को दे दिया। अब दूसरा 20,000 करोड़ ऐसे एमएसएमईज को दिया है जो दूसरे कैटेगरी की थी, स्ट्रेस्ड या फिर एनपीए, जो परेशान है, स्ट्रेस्ड है कि हमारे पास काम करने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं बचा है, हम कैसे करें। तो ऐसी एमएसएमई को इन्होंने स्ट्रेस्ड एमएसएमई बोला है। स्ट्रेस्ड एमएसएमई को इक्विटी सपोर्ट चाहिए। इक्विटी सपोर्ट, 2 तरीके से बिजनेसमैन पैसा उठाता है मार्केट से, इक्विटी या फिर डेप्ट। इक्विटी ऐसे पैसे होते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है, साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपके ये माना जाता है कि जो ओनर है वो पैसा इंजेक्ट कर रहा है, बिजनेस में लगा रहा है। और डेट होता है वो उधार होता है, इस पे आपको रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपकी सिक्योरिटीज भी कोलेटरल रखी जाती हैं, दिमाग में प्रेशर ज्यादा होता है डेट में इन कंपैरिजन टू इक्विटी, है ना। तो यहाँ पर ये इक्विटी इंजेक्ट करने की बात कर रहे हैं एमएसएमई में। तो ये इक्विटी कैसे इंजेक्ट करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजन बनाया 20 लाख करोड़ का एज सबऑर्डिनेट डेट। सबऑर्डिनेट डेट, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अभी यहाँ पे इक्विटी सपोर्ट की बात हो रही है और फिर ये सबऑर्डिनेट डेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है समझना कि सबऑर्डिनेट डेट होता क्या है। सबऑर्डिनेट डेट होता है कि ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये पैसे आप लो, आप अपना काम करो। इनकेस आपको रिपेमेंट करना है तो जो पहले आपके सिक्योर्ड लेनदार हैं,
जिसको जिसको इंग्लिश में कहें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, आप पहले उनको पेमेंट करो, फिर अगर पैसा आपके पास बच जाता है तो आप इस डेट का भी रिपेमेंट कर दो। मतलब रिपेमेंट प्रायोरिटी इनकी सबसे निचले स्तर पे आती है, सबसे आखिरी में अगर आपके पास कुछ पैसा बच जा रहा है तो ये आप उनको दो, सबऑर्डिनेट डेट्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किस लेवल का है, इक्विटी के लेवल का ही है, नाम बस सबऑर्डिनेट डेट्स है। इससे 2 लाख एमएसएमईज क्या होंगी, बेनिफिट लेंगी। अच्छा, ये तो 20 लाख का प्रोविजन इन्होंने किया ही किया है। इस 20 लाख प्रोविजन में इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एक ट्रस्ट बनाया है, जिसमें ये 4,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेंगी। ये एक ट्रस्ट है जो ऑपरेट करेगी एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए। अब ये क्या करेगी, ये ट्रस्ट तो इन्होंने बना दी, अब इसका काम क्या है, ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी देगी बैंक्स को। बैंक्स लोन दे रहे हैं एमएसएमईज को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस एक ट्रस्ट बनाई है, जो बैंक लोन दे रहे हैं एमएसएमईज को, उनको ये गारंटी दे रही है। इसके लिए इन्होंने इसमें से ये जो 20,000 करोड़ है उसमें से 4,000 करोड़ इस ट्रस्ट के थ्रू ये गारंटी देना चाहते हैं बैंक्स या एनबीएफसीज को। अब चूंकि इक्विटी इंजेक्ट करना है, 20,000 करोड़ है, उसमें से अब 4,000 करोड़ अगर आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, 16,000 करोड़। तो 16,000 करोड़ समझ लीजिए आपका सबऑर्डिनेट डेट हो गया जो एमएसएमई को मिलना है। ठीक है, 4,000 करोड़ कैसे काम कर रहा है, 4,000 करोड़ एक ट्रस्ट बना दिया हमने, उसके पास पैसा रख दिया, वो ट्रस्ट गारंटी प्रोवाइड कर रही है, बैंक लोन दे रहा है एमएसएमईज को, और ये लोन जो दे रहा है एमएसएमईज बैंक एमएसएमईज को, इस लोन को कैसे यूज करना है एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर को, उसको ये पैसा लेना है उधार और फिर उसको बिजनेस में लगाना है एज ए इक्विटी। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। Promoters of the MSME will be given debt by bank, which will then be infused by promoter as equity in the unit। यानी कि पैसा हम ले तो उधार रहे हैं, लेकिन जब हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो हम इसको एज ए डेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एज ए इक्विटी रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमारे कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए हो गया। तीसरा, वाइबल बिजनेस या फिर इनोवेटिव एमएसएमई, यानी कि जिनका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है। इनको भी हर एमएसएमई को इक्विटी की शॉर्टेज है। जो भाई आगे बढ़ना चाहता है, जिसका वाइबल बिजनेस है, उसके पास भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि एक फंड बनाया है, जो फंड है फंड ऑफ फंड्स का। अब इसका क्या मतलब हुआ, फंड ऑफ फंड्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फंड मिला करके एक फंड बना है, जो बेसिकली किस तरीके से काम करता है, मदर एंड डॉटर फंड के हिसाब से काम करता है। जो बड़ा फंड है, जो फंड्स का फंड है, वो मदर फंड है, और जो छोटे छोटे फंड्स हैं जो मिलके एक फंड बना रहे हैं, वो छोटे छोटे फंड डॉटर फंड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इन्होंने एक 10,000 करोड़ का फंड बनाया है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फंड्स हैं। लेकिन अब इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फंड्स हैं, छोटे छोटे फंड, ये मैक्सिमम 50,000 करोड़ के फंड को फैला सकते हैं। मतलब अभी इन्होंने सेटअप तो कितना किया है, 10,000 करोड़ सेटअप कर रहे हैं, ये इसकी कैपिटल 10,000 करोड़ रख रहे हैं। ये जो फंड ऑफ फंड्स बना रहे हैं, इसका कॉर्पस 10,000 करोड़ रख रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये जो छोटे छोटे फंड्स हैं, ये बढ़ा करके इसकी लेवरेज कितनी रख रहे हैं, 50,000 करोड़ तक रख रहे हैं। तो यानी कि ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 50,000 करोड़ तक। और ये जो फंड्स बनाए जा रहे हैं, ये बेसिकली ये जो स्कीम आई है, ये 50,000 करोड़ जो आया, ये बेसिकली एमएसएमईज को नॉर्मल मार्केट से उठा करके स्टॉक मार्केट तक लाने के लिए ये लाया गया है। अब इसमें ये 50,000 करोड़ जो फंड्स बना रहे हैं, ये इसको कैसे इसका यूज किस तरीके से कर रहे हैं, इसका यूज ये कर रहे हैं कि एमएसएमईज के जो भी ये देखिए
कहाँ गया। हाँ, ये देखिए, विल इनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। अब ये कैसे काम करने वाला है, मतलब ये इनका इंटेंशन है, ये जो 50 करोड़ रुपए ये फंड ऑफ फंड्स बना रहे हैं, ये फंड ऑफ फंड्स बना करके ये क्या करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि आप एमएसएमई है, हम आपके इक्विटी को परचेज करेंगे, लेकिन आप क्या करिए, अपनी सिक्योरिटीज इशू करिए, सिक्योरिटीज इशू करिए, जैसे कॉमर्शियल पेपर हो गया या फिर शेयर्स हो गए, आप शेयर्स इशू करिए, इससे आपको इक्विटी मिलेगा प्लस अब ये इम्प्रूव कैसे होगा। नॉर्मली कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है, लेकिन वो इम्प्रूव कैसे होगा, इम्प्रूव तब होगा जब वहां पे कोई एक गारंटी होगी कि आपका पैसा डूबना नहीं है, आपको कोई भी उसमें लॉस होने की संभावना नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये जो 50,000 करोड़ रुपए का फंड इसने बना रखा है ना, ये कह रही है कि ये 50,000 करोड़ रुपए हम गारंटी दे रहे हैं, आप एमएसएमईज जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होकर के प्राइमरी मार्केट में अपनी प्राइमरी या प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती हैं, आप उनसे सिक्योरिटीज उनकी परचेज करिए, और हम गारंटी दे रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए तक कि अगर आप उनके सिक्योरिटीज परचेज करते हैं प्राइमरी मार्केट से, तो उसमें अगर आपको कोई लॉस होगा तो उसकी टोटल गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। सॉरी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है 50,000 करोड़ तक। अभी इसका कॉर्पस 10,000 करोड़ है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 करोड़ तक ये है। अच्छा, ये तीन एमएसएमई को, तीन तरीके की एमएसएमई को उन्होंने ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रखा है, और कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स और लाए हैं। ये डेफिनेशन चेंज की, ये तो हम लोग कवर ही कर चुके हैं। और एक ये चीज और है कि ग्लोबल टेंडर जो हैं वो डिसअलाउ कर दिए गए हैं 200 करोड़ रुपए तक। मतलब 200 करोड़ रुपए तक का कोई भी टेंडर है जो इंडिया की इकोनॉमी में है, तो वो अभी तक क्या होता था, बहुत सारे टेंडर्स फॉरेन की कंपनी ले जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। 200 करोड़ रुपए का टेंडर अब सिर्फ इंडिया के लोग ही करेंगे। इससे एमएसएमई क्या होगी, बूस्ट होगी। एमएसएमई बूस्ट होगी तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी। यानी कि 200 करोड़ रुपए तक का कोई भी टेंडर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल रही है या कोई भी कंपनी निकाल रही है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं ले सकती, इंडिया की कंपनी को ही करना है। ये आत्मनिर्भर भारत जो इनकी एक स्कीम है, इसमें उसको इस स्टेप से कहीं ना कहीं बहुत बूस्ट मिलेगा। और भी ऑनलाइन चीजें करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को कहा है कि आप अब जो एग्जीबिशन या फेयर्स होते थे एमएसएमई के, वो ऑनलाइन करिए। और एक चीज और इन्होंने ये देखिए बहुत अच्छी चीज कही है कि एमएसएमई, जो भी एमएसएमई जिनको पैसा लेना था गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से, जिनके पैसे इनके पास थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जैसे मान लीजिए कोई एमएसएमई है जिसने कोई सर्विस प्रोवाइड की है या कोई सामान बेचा है, किसको, गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को, तो वो पैसे 45 दिन के अंदर क्या करने हैं, इन लोगों को पेमेंट करने। इससे क्या होगा, एमएसएमई की लिक्विडिटी यानी कि पैसे की तरलता बढ़ेगी। ये था एमएसएमई के बारे में जो चेंजेस आए हैं और उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो टोटल अगर हम देखें कि एमएसएमई पे इन्होंने कितना फोकस किया है, तो आप ये देखो 3 लाख करोड़ और 20,000 करोड़, 3,20,000, 50,000, 3,70,000, 3,70,000। अच्छा, ये 200 करोड़ तो डिपेंड करता है, ये तो कंटिजेंट है, ये भी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका क्या होने वाला है। तो 3,70,000 करोड़ मोटा मोटा एमएसएमई पे। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये कितना आएगा, एक सेकंड 18.5%। 20 लाख करोड़ का 18.5% तो एमएसएमई के ऊपर इनका फोकस था, एक मेजर पोर्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप एमएसएमई में कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, कैसे इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।